हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं निशा सांगवान एसआरएस इंटरमीडिएट स्कूल बचरौता से। बेटा आज हम क्लास 12 की बायोलॉजी पढ़ेंगे। इसमें फर्स्ट चैप्टर है आपका जीवों में जनन यानी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि किसी भी जीवधारी को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए जनन यानी रिप्रोडक्शन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि कोई भी जीव जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद वो ग्रोथ करता है, वृद्धि करता है, उसके बाद वो मैच्योरिटी पे पहुंचता है, उसके बाद वो रिप्रोडक्शन कर सकता है। ठीक है, और आप ये भी जानते हो कि जैसे जैसे इंसान मतलब जवान होने के बाद बुज़ुर्ग एज में पहुंचना शुरू करता है तो वहाँ पे उस टाइम पे उसकी जो कैपेसिटी है रिप्रोडक्शन की वो घटती चली जाती है। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में क्या होता है, उसकी डेथ हो जाती है यानी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब आप लोग ये भी जानते होंगे कि जब किसी भी जीव की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु होने के बाद जैसे उसके अंदर मतलब कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस या सल्फर, ये सारे के सारे जो तत्व बॉडी के अंदर होते हैं ये सारे के सारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आप ये भी अच्छे से जानते होंगे कि कोई भी लिविंग अमर नहीं है, यानी वो ऐसा नहीं है कि वो अगर उसने जन्म लिया है, अपनी वो दैनिक क्रियाएं कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि वो लाइफ टाइम ऐसे के ऐसे रहेगा। नहीं, वो एक समय के पश्चात वो अपनी मृत्यु को पाएगा, यानी ये कह सकते हो कि जो उसका जीवन चक्र है वो ख़त्म हो जाएगा। देखो मैंने अब आपको कुछ सामने आपको कुछ स्क्रीन पे कुछ एग्जांपल्स दिखाई दे रहे हैं जिसमें आपको जीवन काल दिख रहा है। बेटा जीवन काल का मतलब होता है जब कोई भी जीव जहाँ उसने मतलब जन्म की अवस्था और लास्ट अपना जीवन चक्र पूरा कंप्लीट करने के बाद लास्ट स्टेज जहाँ पे वो मृत्यु को प्राप्त करता है, ये तो इस सारे को क्या बोलते हैं, लाइफ साइकिल यानी जीवन काल। जैसे दिखा रखा है कि हाथी यानी एलिफेंट की होती है 75 वर्ष, डॉग की 15 से 16 साल, तितली आपकी बटरफ्लाई 1 से 2 सप्ताह, कौवा यानी क्रो 15 से 16 वर्ष। उसी तरीके से बेटा आपको बहुत सारी चीज़ों की दे रखी हैं कि किसकी क्या टाइम होता है और कितनी साल होती है। जैसे आपका पीपल और बरगद, जैसे बरगद होता है वो 200 साल तक जीवित रह सकता है और जो आपका पीपल है वो 2000 वर्षों तक जीवित रह सकता है। ठीक है, ये सबकी क्या है, ये सबकी अपना जीवन काल की अवस्थाएं हैं। ठीक है, देखो अब इसमें आपकी फर्स्ट हेडिंग आती है। अब इसके अंदर आपको दिखा रखा है कि जीवन का जनन का परिचय यानी रिप्रोडक्शन इंट्रोडक्शन। तो बेटा आप अच्छे से जानते हो कि जैसे मैंने आपको अभी बताया कि अपना जो मतलब किसी भी जीव का जो आनुवांशिक पदार्थ होता है यानी जेनेटिक मटेरियल होता है वो एक जीव से दूसरे जीव तक पहुंचता है और पहुंचने के बाद वो अपनी जैसी संतति यानी संतान को उत्पन्न करता है। ठीक है, अब इन सब चीज़ों में क्या होता है बेसिकली कि कुछ जैसे आरएनए जो प्रोटीन है वो क्या करता है और जैव रासायनिक जो हमारे बायोकेमिकल्स होते हैं उनका संश्लेषण भी होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है यानी द्विगुणन होता है, कोशिका विभाजन भी करती है, कोशिका की वृद्धि होती है और इसके अलावा जनन इकाइयों का निर्माण होता है। ठीक है बेटा, और जब ये जनन इकाइयाँ दो एक जैसी जुड़ जाती हैं तो ये अपने जैसे जीव को उत्पन्न करती हैं। ठीक है, और नेक्स्ट हेडिंग है आपकी जनन का उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव ऑफ रिप्रोडक्शन। क्यों ज़रूरत पड़ी इसकी, जनन की रिप्रोडक्शन की आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है, तो आप जानते हो कि जाति की निरंतरता यानी जो स्पीसीज़ है वो ऐसे के ऐसे ही बनी रहे, वो कंटिन्यू चलती रहे, तो इस वजह से भी आवश्यकता पड़ी। ठीक है, इस वजह से आवश्यकता पड़ी। दूसरा पॉपुलेशन ग्रोथ, भाई हर कोई चाहता है कि जो मेरी जनसंख्या है या मेरी समष्टि है वो ऐसे ही कंटिन्यू बनी रहे, मीन्स वो बढ़ती रहे, इसलिए। इसके बाद विभिन्नताएं यानी वेरिएशंस, आप जानते हैं कि अलग अलग जो जीव जैसे डॉग है, सपोज करो अगर कुत्ता है डॉग है तो वो अपनी जैसी संतान ही तो उत्पन्न करेगा। ठीक है, बाकी इसके अलावा जो सपोज करो ह्यूमन है तो वो अपनी जैसे संतान उत्पन्न करेगा, मीन्स ये जो वेरिएशंस हैं ये ऐसे के ऐसे बनी रहे। ठीक है, और उसके बाद पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता मीन्स लाइफ टाइम या फिर हमेशा, या फिर आप ये कह सकते हो कि जब तक भी जीवन है, जब तक पृथ्वी पर जीवधारी या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे के ऐसे ही बने रहें। ठीक है, अब एक नेक्स्ट हेडिंग आती है आपकी जनन की विधियाँ यानी मेथड क्या होते हैं रिप्रोडक्शन के।
तो बेटा रिप्रोडक्शन के दो मेथड होते हैं, एक होता है अलैंगिक और दूसरा होता है लैंगिक। ठीक है, अलैंगिक, तो पहले आप लैंगिक समझो। लैंगिक का मतलब होता है सेक्सुअल, यानी जिसके अंदर आपको दो डिफरेंट अपोजिट सेक्स के ऑर्गेनिज्म की आवश्यकता पड़ती है। एंड अलैंगिक यानी एसेक्सुअल, यानी जिसके अंदर अब्सेंट होता है सेक्स। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि एसेक्सुअल के अंदर आपको किसी एक ही जीव की आवश्यकता पड़ेगी, दो जीवों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट हेडिंग है आपका अलैंगिक जनन या एकल जीव जनन, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सिंगल इंडिविजुअल रिप्रोडक्शन। देखो बेटा, आप जानते हैं कि जो जीव होता है इसमें क्या करता है, जीव अपनी ही जैसी यानी डिट्टो कॉपी अपनी जैसी बनाता है। और बेसिकली आप ये बोल सकते हो कि जेनेटिकली तो है ही है, बल्कि मॉर्फोलॉजिकल यानी आकार की, यानी जो उसका शेप और साइज है वो भी एक जैसा ही होता है। ठीक है बेटा, इसके अलावा आपने देखा होगा कि अलैंगिक जनन के थ्रू से हम क्लोन्स तैयार करते हैं। क्लोन्स यानी जो एक जैसे ही बिल्कुल आप ये कह सकते हो हूबहू, जुड़वा नाम सुना होगा एकदम से कि भाई ये तो बिल्कुल कॉपी है, तो वैसे। ठीक है, नेक्स्ट आपकी हेडिंग आती है अलैंगिक जनन के लक्षण, मीन्स क्या क्या लक्षण होते हैं इसके, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इसके। देखो, अलैंगिक जनन के लक्षण क्या होते हैं कि इसके अंदर आपको केवल एक ही जनन की आवश्यकता पड़ती है, जनक की मीन्स पेरेंट्स की। ठीक है, इसके अलावा जो इसके अंदर युग्मक बनते हैं उसका निर्माण यानी गैमेट्स, आप जानते हो ना, ओवा स्पर्म्स ये सब सुनोगे, तो इनके अंदर गैमेट्स नहीं बनते हैं। और इसके अंदर जो सूत्री विभाजन है यानी माइटोटिक डिवीजन होता है, तो इसी वजह से आप ये कह सकते हो कि कायिक या फिर सोमेटेड या सोमेटोजेनिक इसके अंदर क्या होता है, जनन होता है। इसके अंदर जो निषेचन यानी जो आपकी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है वो भी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इसलिए नहीं होती क्योंकि इसके अंदर जब एसेक्सुअली हुआ है रिप्रोडक्शन और इसके अंदर क्लोन्स तैयार किए जाते हैं, मीन्स बेसिकली आप ये कह सकते हो कि जो उसके पेरेंट्स थे उसी के जैसे ही तो संतानें बनती हैं। इसके अलावा अलैंगिक जो जनन होता है इसके अंदर जो गति होती है वो बहुत ज़्यादा फुर्ती से होती है, मीन्स तेज़ी से होती है। और जो आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसके अंदर ताप यानी टेम्परेचर और भोजन की अनुकूलित परिस्थितियां ही चाहिए, मीन्स जैसे भी वातावरण उसे चाहिए, नीडेड है, वैसे ही परिस्थितियां दी जाती हैं। ठीक है, इसके अंदर अगुणित और द्विगुणित यानी हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों प्रकार के जो आपकी एकांतर पीढ़ियाँ होती हैं ये अनुपस्थित होती हैं, मीन्स अब्सेंट होती हैं। और बेसिकली आपका एसेक्सुअल किस किस में होता है, जैसे जीवाणु यानी बैक्टीरिया, एल्गी, शैवाल, प्रोटोजोआ, इन सब के अंदर आपका क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है यानी अलैंगिक रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट आपकी आती है अलैंगिक जनन। ठीक है, अलैंगिक जनन की जो आपकी विधियां हैं वो आपको बेसिकली डिवाइड कर रखी हैं। तो अलैंगिक जनन की जो विधियां हैं, देखो इसके अंदर काफ़ी सारे विभाजन कर रखे हैं, जैसे द्विविभाजन है, बहु विभाजन है, या प्रोटोगैमी है, मुकुलन है, कईक है, बीजाणु खंडीय, पुनरुद्भवन, कायिक, मीन्स ये बहुत सारे पार्ट्स में इन्हें डिवाइड कर रखा है जो कि अलग अलग है। मीन्स आप ये कह सकते हो कि अलैंगिक के अंदर आपको बहुत सारी विधियाँ पढ़नी है, या फिर मैं आपको बहुत सारी विधियाँ इसके अंदर पढ़ाऊंगी। ठीक है, अब इसके अंदर सबसे फर्स्ट हेडिंग आपकी आती है द्विविभाजन। कौन सी हेडिंग आती है बेटा, सबसे फर्स्ट हेडिंग आएगी अब आपकी इसके अंदर द्विविभाजन यानी बाइनरी फ्यूजन। देखो इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर आपका अलैंगिक जनन होता है और इसके अंदर जब पेरेंट्स यानी जो जनक हैं जब वो किसी अनुकूलित परिस्थिति के अंदर आते हैं तो कोई भी एक सेल दो पार्ट्स में डिवाइड होना शुरू हो जाती है। ठीक है, ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, मीन्स इसकी जो दिशा होती है वो फिक्स नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल अमीबा, देखो आप ये कोई भी एक सेल थी, इस सेल के अंदर क्रोमेटिन है और केंद्रक कला है, मीन्स इसके आउटर लेयर है और इसके अंदर कोशिका कला है। ठीक है, ये आउटर लेयर है और ये केंद्रक कला, ये न्यूक्लियस, इसके अंदर न्यूक्लियस है। तो होता क्या है कि आप जानते हो अमीबा के अंदर पैर तो होते नहीं है, वो एक शूडो ये शो करता है कि जिधर की तरफ भी इसका फ्लूइड मूवमेंट करेगा या उधर की तरफ को मूवमेंट करना शुरू कर देगा। तो होगा क्या कि सबसे पहले जो केंद्रक की आउटर लेयर थी ये थोड़ा फटना शुरू होगी, उसके बाद इसके अंदर जो आपकी न्यूक्लियस था उसी के अंदर द्विध्रुवण होना स्टार्ट हो जाएगा और फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा कि इसके बाद संतति गुणसूत्र बनेंगे, मीन्स क्रोमेटिन बनने स्टार्ट होंगे और फिर उसके बाद ये दो पार्ट्स में डिवाइड होना शुरू हो जाएगा। एक ध्रुवीय केंद्रक मतलब एक तरफ को ये क्या हो जाएगा,
ये डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएगा और फिर धीरे धीरे डिवाइड होकर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, यानी संतति केंद्रक बन जाएगा। और फिर उसके बाद धीरे धीरे ये सेल भी आउटर लेयर्स बना के दोनों अलग अलग हो जाएंगी, मतलब एक ही सेल में से 2 सेल बन गई। क्लियर है बेटा जी? तो ये अमीबा द्विविभाजन आपका किस में होता है? अमीबा में। ये आपका सरल विभाजन था। क्या था ये? सरल विभाजन। अब इसी के अंदर नेक्स्ट आता है आपका लंबवृत्त द्विविभाजन। ठीक है, लंबवृत्त यानी लंब यानी खांच में, मीन्स जैसे ये सेल थी तो इस टाइप से बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है, यानी खड़े में। तो लंबवृत्त द्विविभाजन यानी लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन, ये एक लंबवत प्रोसेस होती है, लंबवृत्त, राइट। और ये बेसिकली जो फ्लैजिलेटेड होते हैं, कशाभिका होते हैं, मीन्स जिसके अंदर इस तरीके से धागे जैसी फ्लैजिलास निकली होती हैं, ये उनमें होता है। ठीक है, ठीक है बेटा जी। और इसके अंदर क्या होता है कि पहले जो आपका कशाभ है, मीन्स जो फ्लैजिला है, पहले ये डिवाइड होगा, फिर केंद्रक डिवाइड होगा और बाद में पूरे बॉडी। तो ये आपका युगलिना है, उसके अंदर होता है। देखो, इसके अंदर आपका कशाभिका थी, उसके बाद केंद्रक भी था और इसका ये आधारीय काय था। इसका डिवाइडेशन होना स्टार्ट हुआ, जैसे कि मैंने बताया, लॉन्गिट्यूडिनल यानी लंबवृत्त स्टार्ट होगा, तो ये बीच में से स्टार्ट होना शुरू करा। जो केंद्रक था उसने डिवाइड होना शुरू करा, फ्लैजिला ने डिवाइड होना शुरू करा, उसके बाद धीरे 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 करके ये फिर बीच में से निकलना स्टार्ट हो जाता है, मीन्स बीच में से कट हो जाता है, यानी 2 सेल्स अपनी डिवाइड कर लेता है। ठीक है बेटा, बेटा अभी इतना ही। उसके बाद अनुप्रस्थ द्विविभाजन मैं आपको सेकंड वाली वीडियो में बताती हूँ, ठीक है।